पादपों को कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाई का स्थिरीकरण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। पादप वृक्षों द्वारा पारतंत्र का पिरामिड संख्या का उल्टा प्रकार है। संख्या का कैसा? उल्टा। तीसरा क्वेश्चन है, एक जलीय पारतंत्र में उत्पादकता का सीमा कारक क्या होता है? प्रकाश। 14 है, हमारे पारतंत्र में सामान्य अपरदाहारी यानी अपरदाहारी है, क्या है? केंचुआ सूक्ष्मजीव। और पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार क्या है? समुद्र। क्वेश्चन नंबर 2, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नतम सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। क्वेश्चन नंबर 3, एक झील में द्वितीय दूसरा पोषण स्तर होता है, पादप प्लवक या प्राण प्लवक या नित्यलक? बेंथोस मछलियाँ। आंसर है प्राण प्लवक। द्वितीय उत्पादक है शाकाहारी यानी शाक बच्ची है। चौथा का। 5वां, प्रासंगिक सौर विकिरण में प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है? 2 से 10%। 6वां, इनमें लॉन्ग यानी अंतर स्पष्ट करना, चार खाद्य श्रृंखला अपरत खाद्य श्रृंखला में उत्पादन अपघटन में, ऊर्ध्ववर्ती और अधोवर्ती पिरामिड में। चार खाद्य श्रृंखला अपरत खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर विकिरण होता है, ऊर्जा का स्रोत अपरद होता है। दूसरा अंतर है, पहला पोषण स्तर सभी शाकाहारियों द्वारा बनाया जाता है और परदहारी पोषण स्तरों के संबंध में मिश्रित समूह या ये शाकाहारी हो सकते हैं, सर्वभक्षी हो सकते हैं या प्राथमिक मांसाहारी भी हो सकते हैं। थर्ड अंतर है, खाद्य श्रृंखला लंबी होती है, इसमें खाद्य श्रृंखला छोटी होती है। अब उत्पादन अपघटन में अंतर। यह एक ऐसी उत्पादन में पहला है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के योग द्वारा कार्बन भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। अपघटन यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक तत्व सरल अकार्बनिक तत्वों में तोड़े जाते हैं। दूसरा, ये पौधे द्वारा संपन्न की जाती है और ये जीवाणुओं तथा कवकों द्वारा संपन्न की जाती है अपघटन। अब ऊर्ध्ववर्ती अधोवर्ती पिरामिड में अंतर। तो अधोवर्ती पिरामिड कैसा होता है? चौड़े आधार वाले त्रिकोणीय चित्र को ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड कहते हैं, जैसे घास का स्थल, ताल में जीवों की संख्या का पिरामिड। अधोवर्ती पिरामिड क्या? यह पिरामिड के आधार पर जीव की संख्या शिखर पर सबसे अधिक होती है तो उसे अधोवर्ती यानी उल्टा पिरामिड कहा जाता है। जैसे एक आम के पेड़ पर उपस्थित चिड़ियों की संख्या एवं चिड़ियों पर आश्रित रहने वाले कीटाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। और खाद्य श्रृंखला जाल में अंतर, लेटर कर्कट अपवर्तन में अंतर, प्राथमिक द्वितीय उत्पादक में अंतर देखते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और खाद्य जाल क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में सामान्य एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल बनाती हैं। तो आहार खाद्य श्रृंखलाओं के इस जाल को खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, खाद्य श्रृंखला में सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधों से प्रारंभ होती हैं तथा इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता है। इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। लेटर यानी कर्कट और अपवर्त में अंतर देखते हैं। लेटर क्या है? फेंके गए कागज एवं प्लास्टिक को लेटर कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छालें, फूल, प्राणियों के मृत अवशेष, मल आदि सहित को अपरद कहते हैं। दूसरा पॉइंट है,
लीटर का, इनका अपघटन नहीं हो सकता, और जो अपरद हैं तो इनका अपघटन हो सकता है। अब क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादक द्वितीय उत्पादक में अंतर। पहला पॉइंट क्या है? उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रासायनिक संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिक में ये क्या करते हैं? परिवर्तित करने की दर को। और इधर क्या है? जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्तर पर नापा जाता है तो इसे द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता। प्राथमिक क्या है? उत्पादकों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है तो इसे द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। इसे सकल और शुद्ध प्राथमिक उत्पादक में विभाजित किया जा सकता है। किसको? प्राथमिक द्वितीयक को। यह उत्पादकता सकल एवं शुद्ध उत्पादकों में विभाजित नहीं होती है। अब पारतंत्र की परिभाषा। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते जैव मंडल कहलाता है। जैव मंडल में पाए जाने वाले जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर संबंधों के अध्ययन पारतंत्र कहलाता है। पारतंत्र या पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी सिस्टम यानी इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने 1935 में किया था। यह जीव मंडल में जैविक अजैविक अंश तथा भूगर्भीय रासायनिक और भौतिक लक्षणों को शामिल करें तो यह पारिस्थितिक तंत्र बनता है। पारिस्थितिक तंत्र सीमित और निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवीय यानी बायोटिक तथा अजीवीय अबायोटिक अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध संतुलन में रहता है। इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है। अब पारतंत्र के घटक। पारतंत्र के मुख्यतः दो घटक होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक कौन सा है? पारतंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, अपघटक। स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? हरिपादप पारतंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। इन्हें हरे पादप उत्पादक भी कहलाते हैं। हरे पौधों में संचित खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों का भोजन होता है। फोटोसिंथेसिस द्वारा देखो प्लांट ने सूर्य से ऊर्जा ली, हर्बीवोर्स भी ले रहा है, पैरासाइट्स भी ले रहे हैं, स्कैवेंजर्स ले रहा है, सेप्रोफिटाइटस ले रहा है। इनको कौन सा? कार्निवोरस भी खा रहा है। और सब इनका क्या होता है? एनिमेटिक कंपोजिटर्स बन जाते हैं और ये मटेरियल्स इन सॉइल में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब एबियोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब देखते हैं परपोषी घटक। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी शाकाहारी इन्हें बोला जाता है। ये उपभोक्ता अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरन, खरगोश। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता या मांसाहारी। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं, इन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे मेंढक है, सांप आदि। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाज। कुछ जंतु सर्वहारी होते हैं, ये पौधे तथा जंतुओं से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि होता है। अब इनका होता है अपघटक। ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों में तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृतजीव जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु व कवक होते हैं।
इसके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्र रहता है, यानी चक्र होता रहता है। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। अपरदे अजैविक घटक, किसी भी पारतंत्र के अजैविक घटक को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अजैविक घटक 3 भागों में बताया था। जलवायवीय घटक जैसे जल, ताप, प्रकाश। अकार्बनिक जैसे CON, CO2 आदि ये विभिन्न चक्रों के माध्यम से जैव जगत में प्रवेश करते हैं। कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि ये अपघटित होकर पुनः सरल अवयवों में बदल जाते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से अजैविक घटकों को 2 में कर सकते हैं, पदार्थ और ऊर्जा में। अब देखो पदार्थ क्या है। मृदा वायुमंडल के पदार्थ जैसे वायु है, गैस है, जल है, CO2 है, O2 है, N2 है। लवण जैसे CaSP, कार्बन आदि। ऊर्जा क्या है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। तो हम अजैविक घटक को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऊर्जा की यानी कार्य की दृष्टि से। अब पारतंत्र में यानी पारिस्थितिक पिरामिड क्या है। पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषक स्तरों में जीवधारियों के संबंधों का रेखीय चित्रण पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। पिरामिड पारतंत्र में जीव की संख्या, जीव भार तथा जैव ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं। इनका सर्वप्रथम प्रदर्शन एल्टन ने 1927 में किया था। एल्टन ने इसमें सबसे नीचे का जो पोषी स्तर उत्पादक का होता है और सबसे ऊपर का पोषी स्तर सर्वोच्च उपभोक्ता का होता है। अब जीव भार का पिरामिड जीव के ताजे अथवा शुष्क यानी ड्राई भार के रूप में प्रत्येक पोषी स्तर को मापा जा सकता है। स्थलीय पारतंत्र में उत्पादक का जीव भार अधिक होता है। कौन सा होता है। स्थलीय पारतंत्र का, अतः पिरामिड सीधा रहता है। तालाबी पारतंत्र में उत्पादक का भार सबसे कम होता है, अतः पिरामिड कैसा होता है, उल्टा हो जाता है। उल्टा बनता है। जीव भार को जीव प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। देखो पिरामिड को, नीचे है, ऊपर सबसे कौन सा होता है, शिकारी होता है। नीचे पेड़ पौधे रहते हैं। तो ये 2 घास के थे। अब संख्या पिरामिड क्या होता है। संख्या का पिरामिड होता है, इस पिरामिड में विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। घास तथा तालाब पारतंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। वृक्ष पारतंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे कम, एक वृक्ष होता है। अंतिम उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक, अतः यह पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है। उपभोक्ता की संख्या सर्वाधिक होती है और जबकि एक वृक्ष है। हाई पर पैरासाइट का उल्टा है। प्रोड्यूसर हैं, जैसे पेड़ का अकेला पेड़ है तो उल्टा बनेगा। इस पारतंत्र का देखो, ये तो उल्टा है और भी घास का मैदान का सीधा है। अब क्वेश्चन 10 आता है, प्राथमिक उत्पादक क्या है। प्राथमिक उत्पादकता हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करके कार्बनिक पदार्थों में संचित कर देते हैं। यह क्रिया पदार्थ और सौर प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा जल के उपयोग द्वारा होती है। तो इस क्रिया के फलस्वरूप जैव जगत में सौर ऊर्जा का निरंतर निवेश होता रहता है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित ऊर्जा को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। एक निश्चित अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जीव भार या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर ऊर्जा या फिर किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। ऊर्जा के संचय की दर को प्राथमिकता कहते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे KCl m2 पर ईयर रेट से रखते हैं या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर रेट में अभिव्यक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा कार्बनिक पदार्थों में जो स्थिरता होता है, फिक्स्ड होता है, सौर ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन यानी GPP कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन।
और प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लिए जाते हैं। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। यह विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप, वर्षा, आर्द्रता, वायुगत, मृदा का संगठन, स्थलाकृत कारक तथा सूक्ष्म जैविक कारक आदि, पोषकों की उपलब्धता, मृदा कारक तथा पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर निर्भर करती है। कौन करती है? पर्यावरणीय कारकों की, पोषकों की उपलब्धता। इस कारण विभिन्न पारतंत्रों की प्राथमिक उत्पादकता भिन्न भिन्न होती है। मनुष्य तल में प्रकाश की तीव्रता अधिक होता है तो ताप की अधिकता और जल की कमी होती है, अतः इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण पोषकों की उपलब्धता कम होती है। इसी प्रकार प्राथमिक उत्पादकता प्रभावित होती है। इसके विपरीत उपयुक्त प्रकाश एवं ताप की उपलब्धता के कारण शीतोष्ण क्षेत्रों में उत्पादन अधिक होता है। अब अपघटन की परिभाषा, क्वेश्चन नंबर। प्रक्रिया उत्पादों की व्याख्या कीजिए। देखो, अपघटन क्या है? अपघटकों को जैसे जीवाणु, कवक आदि द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पोषक तत्वों में विघटित करने की प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल आदि तथा जंतुओं के मृत अवशेष, मूलमूत्र को अपवर्धन कहते हैं। अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण खंडन, निक्षालन, अपचयन, ह्यूमस निर्माण तथा पोषक तत्वों को मुक्त करना होता है। केंचुआ आदि को अपरदहारी कहते हैं। ये अपरदे को क्या करते हैं? छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं। अपरदे को छोटे छोटे खंडों में क्या कर देते हैं? खंडित कर देते हैं। इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। निक्षालन यह प्रक्रिया जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक मृदा में प्रवेश कर जाते हैं और शेष पदार्थ का अपचयन जीवाणु तथा कवकों द्वारा होता है। ह्यूमस निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप ह्यूमस निर्माण के फलस्वरूप गहरे भूरे काले रंग का एक भुरभुरा पदार्थ यानी ह्यूमस बनता है। और खनिजीकरण के फलस्वरूप ह्यूमस से पोषक तत्व मुक्त हो जाते हैं। गर्म तथा आर्द्र वायु में अपघटन प्रक्रिया कैसी होती है? तीव्र होती है। अब पारतंत्र ऊर्जा का प्रभाव देखते हैं। पारतंत्र को ऊर्जा मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है और सौर ऊर्जा का उपयोग हरे पादप उत्पादक ही कर सकते हैं। उत्पादक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक पदार्थों के रूप में संचित कर देते हैं और खाद्य पदार्थ के रूप में ऊर्जा उत्पादक से विभिन्न स्तरों और उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है। ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशा होता है, इन डायरेक्शन होता है। देखो, सूरज से ली, प्रोड्यूसर पौधों ने ली तो प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया, और फिर कार्निवोरस होता है तो वो सेकेंडरी उसे खा लेता है। पर लेकिन सबका क्या होता है? डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद डिकम्पोजिशन होता है, फिर न्यू वाटर रियल्स हो जाता है और कौन ले लेता है? पौधा ले लेता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक डायरेक्शन, देखो है, एक डायरेक्शन से चल रहा है। प्रत्येक खाद्य स्तर पर ऊर्जा का 90% जीवधारी की जैविक क्रिया में खर्च हो जाता है। केवल 10% संचित ऊर्जा ही अगले खाद्य स्तर को स्थानांतर होती है। स्थानांतर के समय भी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। इस प्रकार एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित तो होती है। जैसे उदाहरण लेते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में यदि उत्पादक के पास 100% ऊर्जा है तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को केवल शाकाहारी 10% ऊर्जा मिलेगी, दूसरे श्रेणी को मांसाहारी को केवल कितनी 1% मिलेगी। इसी प्रकार अगली श्रेणी में जो ऊर्जा जाएगी उपभोक्ता को तो 0.1% ऊर्जा मिलेगी। इस प्रकार एक से दूसरी श्रेणी के जीव को केवल 10% ऊर्जा पिछली श्रेणी से प्राप्त हो सकती है। उपभोक्ता में सर्वाधिक ऊर्जा केवल शाकाहारियों को प्राप्त। देखो, टेरिटरी कंज्यूमर्स है ऊपर सबसे, और पहले क्या ये है, देखो 1000 कैलोरी की ऊर्जा थी ग्रीन प्लांट से ली, फिर 10% कितना हो गया? 100 हो गया, फिर 100 का कितना हो गया? 10% हो गया स्मॉल को, फिर 1 कैलोरी मिली। यानी प्रोड्यूसर कितनी 100% बने 1000 कमाई।
और प्राइमरी कंज्यूमर को 100, और सेकेंडरी को 100 का 10% 10, और थर्ड वाले को यानी टर्टियरी को कितना मिला 1%। लॉस ऑफ एनर्जी का होता है। तो पारतंत्र में ऊर्जा एक पक्षीय प्रवाह तथा अकार्बनिक पदार्थों के परिसंचरण की पारिस्थितिकी सिद्धांत सभी जीवों द्वारा पर्यावरण पर लागू होता है। अर्थात कहने का मतलब पारतंत्र में ऊर्जा का एक पक्षीय प्रवाह होता है, एक पक्षीय तथा अकार्बनिक पदार्थों के परिसंचरण का पारिस्थितिकी सिद्धांत सभी जीवों एवं पर्यावरण पर लागू होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है थर्ड, एक पारिस्थितिक तंत्र में एक अवसादी चक्र की महत्वपूर्ण विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अब देखो इसकी विशेषताएं महत्वपूर्ण क्या हैं। अवसादी चक्र जैसे सल्फर फास्फोरस चक्र के भंडारण धरती के पटल में स्थित होते हैं। पर्यावरणीय घटक जैसे मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप आदि वायुमंडल में पोषकों के मुक्त होने की दर तय करते हैं। कौन करते हैं? मिट्टी, आर्द्रता, पीएच, ताप। एक भंडार में क्रियाशीलता यानी कमी को पूरा करने के लिए होती है क्रियाशीलता को एक भंडार की, क्योंकि अंतर्वाह एवं बहिर्वाह की दर के असंतुलन के कारण ये संपन्न होती है। अवसादी चक्र की गति गैसीय चक्र की अपेक्षा बहुत धीमी होती है। वायुमंडल में अवसादी चक्र का निवेश कार्बन निवेश की अपेक्षा बहुत कम होता है। अवसादी पोषक तत्वों की एक बहुत घनी मात्रा पृथ्वी के अंदर अचलायमान स्थिति में संचित रहती है, यानी अचलायमान स्थिति में संचित रहती है। अब देखो एक पारतंत्र कार्बन चक्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जीवों के शुष्क भार का 49% भाग कार्बन से बना होता है, और समुद्र में 71% कार्बन विलेय के रूप में विद्यमान है। समुद्र में कितनी 71% है। यह सागरीय कार्बन भंडार वायुमंडल CO2 की मात्रा को नियमित करता है, और जीवाश्म ईंधन भी कार्बन के एक भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? जीवाश्म। तो कार्बन चक्र वायुमंडल, सागर तथा जीवित एवं मृत जीव द्वारा संपन्न होता है। फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैव 5 में देखे थे अनुमान जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्थिरीकरण होता है। एक महत्वपूर्ण कार्बन की मात्रा CO2 के रूप में उत्पादकों उपभोक्ताओं की श्वसन क्रिया के माध्यम से वायुमंडल में वापस आती है। भूमि एवं सागरों में जो कचरा सामग्री है, मृत कार्बनिक सामग्री के अपघटन की प्रक्रियाओं द्वारा भी CO2 काफ़ी मात्रा अपघटनों द्वारा छोड़ी जाती है। यौगिकीकृत कार्बन की कुछ मात्रा अवसादों में नष्ट हो जाती है और संचरण द्वारा निकाल दी जाती है। लकड़ी के जलाने, जंगली आग, जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण कार्बन सामग्री ज्वालामुखी क्रियाओं आदि अतिरिक्त स्रोतों द्वारा वायुमंडल में CO2 को मुक्त कर दिया जाता है, यानी CO2 को मुक्त कर दिया जाता है। ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश। Thanks for watching.